हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर एस अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे आप सबको पता है कि इस पर डेली प्रैक्टिस सेशन आ रहा है फिजिक्स का, और हम लोगों ने स्टार्ट किया 11th का, और ये थर्ड चैप्टर है। इस पे एक दो सेशन और मैं लूँगा। इसके बाद मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा जो प्रॉपर्टी से ही स्टार्ट होगा। जैसे आपने देखा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, और हमने स्टार्ट किया है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का पार्ट 5 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, और वो इसका फिजिक्स का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है। फिजिक्स आपके 11th के लिए भी है ही, और IIT JEE नीट में सिलेक्शंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। अगर आपने इसमें अच्छे से स्कोर कर लिया तो आई होप आप ज़रूर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो आपका टोटल स्कोर होगा ज़्यादा होगा, जिसके बेसिस पे ऑब्वियस सी बात है सिलेक्शन होगा। अगर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को आगे बढ़ाना है। हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते रहें, क्योंकि इस पर रेगुलरली फ्रिक्वेंटली वीडियो जाते रह रहा है। जैसे आपने देखा मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। जल्द हम बायोलॉजी के सेशन लेके आने वाले हैं, लेकिन हमें भी मोटिवेशंस चाहिए। आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। आर एस अकेडमी की पूरी टीम आपके साथ है, और हम लोग क्वालिटी कंटेंट देंगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस और थ्योरेटिकल सेगमेंट दोनों साथ साथ जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबका फिर से स्वागत है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के सेशन 5 यानी पार्ट 5 में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है थर्मल डिफ्यूजिविटी। जैसे आपने देखा कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, कंडक्शन मीडियम से होता है, मोड से, कन्वेक्शन से होता है और रेडिएशन से होता है। जैसे कि थर्मल डिफ्यूजिविटी की बात करें तो ये मटेरियल के प्रॉपर्टी से पे डिपेंडेंट होता है। डिफ्यूजिविटी की बात करें तो ये मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। मटेरियल प्रॉपर्टीज, ये मटेरियल के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है थर्मल डिफ्यूजिविटी की बात करें। और ये जो थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है, जैसे इसे अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है K डिवाइडेड बाई रो CP। अल्फ़ा क्या आपका थर्मल डिफ्यूसिविटी है और K क्या आपका थर्मल कंडक्टिविटी है। ये क्वेश्चन पूछा गया IIT सेगमेंट में, IIT में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया, क्योंकि IIT बड़ी खतरनाक सवाल पूछता है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है, डेंसिटी मटेरियल का। CP क्या है, स्पेसिफिक हीट है। तो जैसे कि अल्फ़ा इक्वल टू आप देख सकते हैं K बटा रो CP होता है, और यहाँ से देखेंगे तो अल्फ़ा, अगर यहाँ पे रिलेशंस निकाला जाए तो फर्स्ट अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, यानी जितनी ज़्यादा मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा थर्मल डिफ्यूसिविटी होगी। और इसे कहते हैं रो CP को आप कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रो CP को कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मतलब स्टोरेज, हीट स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अल्फ़ा जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी होगा, और अल्फ़ा जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल CP होगा। तो इस तरह के रिलेशन होगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लेते हैं, थर्मल डिफ्यूसिविटी अल्फ़ा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल कंडक्टिविटी। नहीं, गलत है, थर्मल कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी ये तो सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ये भी गलत है, इन्वर्सली गलत है, यानी B विल बी द राइट आंसर। यहाँ से डायरेक्ट देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थर्मल कंडक्टिविटी के। जो मटेरियल अपने से मैक्सिमम हीट अलाउ कंडक्ट करेगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और उसकी थर्मल डिफ्यूसिविटी की वैल्यू भी ज़्यादा होता है। इसको याद रखना है रिलेशंस को अच्छे से। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। कंडक्शन है, एंड कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, वी ऑल नो दैट इज द मोड ऑफ heat transfer, and basically it occur in the case of conduction, basically occur in the case of solid, or solid due to the molecular vibrations और free electron transfer के वजह से कंडक्शन होता है। अब यहाँ पे अगर कंडक्शंस की बात करें या हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो कंडक्शन के थ्रू आप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे दो तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है। एक स्टेडी स्टेट होता है। स्टेडी स्टेट कहने का मतलब कि कंडक्शन होगा लेकिन वो टेम्परेचर के साथ, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। और दूसरा होता है अनस्टेडी स्टेट कहें या ट्रांजिएंट कहें। ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन,
जिसमें आप बोल सकते हैं कि हीट कंडक्शन टेम्परेचर वेरीज करेगा टाइम के साथ, वेरीज विथ टाइम। तो ट्रांजिएंट या अनस्टेडी स्टेट भी इसका नाम है, जिसमें टेम्परेचर के साथ वेरिएशंस होता है। तो आप कह सकते हैं वेरी लिटिल हीट ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर फॉर शॉर्ट टाइम नहीं, हीट ट्रांसफर तो इसमें नहीं। कंडक्शन विथ टेम्परेचर वेरीज विथ टाइम, यानी कंडक्शंस में टेम्परेचर का वेरिएशन अगर टाइम के रेस्पेक्ट में होने लगे तो उसे ट्रांजिएंट हीट कंडक्शंस कहते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर विथ राइज इन टेम्परेचर। ध्यान रखें आप कि अगर लिक्विड की बात की जाए, इन द केस ऑफ लिक्विड अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। जस्ट लाइक जैसे आपने देखा था कि लिक्विड के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। प्रॉपर्टी जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आपने ये देखा था। सिमिलर एज अगर लिक्विड के केस में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी घटता है, क्योंकि आप जानते हैं के ऑफ प्योर मेटल ज़्यादा होता है के ऑफ अलॉय से, के ऑफ सॉलिड, देन के ऑफ लिक्विड, देन के ऑफ गैस होता है। इस तरह से ये सीरीज चलता है। अगर लिक्विड के केस में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये इवोपरेट करेगा और गैसेस वेपर बनेगा, तो इस केस में आप कहेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी इसकी डिक्रीज करेगा, जैसे विस्कोसिटी की डिक्रीज करता है। लेकिन वहीं गैस के केस में आप बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपने देखा था डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। इन सिमिलर वे गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूलर कोलिजन्स की वजह से यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो ये पेयर याद रखना है कि लिक्विड के केस में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड की प्रॉपर्टी चाहे थर्मल कंडक्टिविटी हो या विस्कोसिटी हो वो डिक्रीज करता है, लेकिन गैस के केस में चाहे टेम्परेचर बढ़ाएं वो लिक्विड की प्रॉपर्टी विस्कोसिटी हो या थर्मल कंडक्टिविटी हो, गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। सिंपल सर याद रखना है ये रिलेशन। तो राइट आंसर विल बी ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हीट फ्लो वन बॉडी टू अनदर व्हेन दे हैव हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी ऑल नो दैट हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और आप बात करते हैं चाहे वो कंडक्शंस की बात करें या कन्वेक्शंस की बात करें या रेडिएशंस की बात करें, इन द ऑल मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वी ओनली फोकस व्हेन द हीट ट्रांसफर टू बी अकर विद द मीडियम और विदाउट मीडियम, बट द टेम्परेचर डिफरेंसेस विल बी देयर। हीट का ट्रांसफर तभी होगा, मान लीजिए ये एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है और दूसरा ये बॉडी है जिसका अनदर बॉडी एंड द टेम्परेचर T2। T1 से T2 में हीट ट्रांसफर, एक बॉडी ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, बॉडी 1 से बॉडी 2 के तरफ हीट का ट्रांसफर तभी होगा जब T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2 होगा, और आइदर वाइस वर्सा, अगर 2 से 1 तभी पॉसिबल है जब T2 ग्रेटर देन T1 होगा। जैसे एक हॉट कप टी, एक कप चाय को, मान लीजिए ये कप चाय है और आपने इसे रूम में रख दिया, तो ये अभी क्या है, इसकी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, इसके इर्द गिर्द रूम है ये इसके लिए इन्वायरमेंट का काम करेगा, रूम है। लेकिन आप देखते हैं कि इसकी टेम्परेचर जो होगा अभी हॉट कप टी का उसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इन्वायरमेंट, लेकिन कुछ देर बाद देखेंगे तो हीट का ट्रांसफ़र होने लगता है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। और हीट का ट्रांसफ़र तब तक होने लगता है जब तक कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशंस में ना आ जाए, वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र चेंज हो जाता है। तो ओनली हीट ट्रांसफ़र टू बी अकर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंसेस विल बी देयर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, डिफरेंट हीट कॉन्टेंट्स बिल्कुल नहीं होगा, डिफरेंट स्पेसिफिकेट ना, डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं, डिफरेंट टेम्परेचर। बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाए। जैसे आपने चाय का कप डेली आप पीते होंगे, अगर चाय पीने वाले हो, या अपने फैमिली मेम्बर्स को देख रहे हैं, डेली लाइफ का ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है
कि एक कप चाय को कुछ देर के लिए आप रूम में रख देते हैं तो कुछ देर के बाद आप ठंडा पाते हैं, बिकॉज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम hot cup of tea to room environment, and after certain time both are in the equilibrium condition because both are maintaining the same temperature. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। अभी आपने देखा बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया इस पे सवाल, लेकिन यहाँ पे गोल्ड भी आपका मेटल है, आयरन भी आपका मेटल है, डायमंड भी मेटल है, एल्युमिनियम भी मेटल है। यहाँ सभी फेज में एक ही फेज के हैं, तो आप किसे कहेंगे कि किसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है? तो थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड का ज़्यादा, लिक्विड का ज़्यादा, गैस का ज़्यादा है। लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? बाई याद रखना पड़ेगा, डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल का बना होता है, तो के ऑफ डायमंड 2100 वाट पर मीटर पर केल्विन होता है, याद रखेंगे। के ऑफ गोल्ड की बात करें आप तो लगभग 320 वाट पर मीटर पर होता है। उसके बाद जब आप बात करेंगे उसके बाद एल्युमिनियम की तो लगभग 200 के करीब होता है, सेम यूनिट विल बी देयर, किलोवाट आप देख लेंगे एक बार उसे। आयरन की बात करें तो लगभग 80.2 होता है, सेम। यानी इस तरह से आप बात करेंगे तो के डायमंड ग्रेटर देन होगा, के गोल्ड होगा, फिर ग्रेटर देन होगा के एल्युमिनियम होगा, ग्रेटर देन के आयरन, इस तरह से ऑल दिज आर द मेटल। लेकिन मेटल के केस में भी इसकी अपनी अपनी थर्मल कंडक्टिविटी होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अरेंज करना। तो फ्रॉम द हियर द डायमंड हैव मोर थर्मल कंडक्टिविटी एज रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑप्शन। मेटल तो सारे हैं, लेकिन डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी इनके कंपेयर में ज़्यादा होता है, क्योंकि डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड उसके स्ट्रक्चर होता है, और पार्टिकल्स तो होगा ही, सब में है इनफाइनाइट पार्टिकल्स, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर मैक्सिमम हार्ड तक होता है, जिसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी और इसकी ज़्यादा हो जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा गया एग्जाम में आपके। द रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर। इमिसिव पावर, इमिसिविटी को एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं, दिस इज द इमिसिविटी, और इमिसिविटी इज डिफाइंड एज द इमिसिव पावर टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। और नाउ एब्जॉर्प्टिव पावर और एब्जॉर्प्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। एब्जॉर्प्टिविटी इसे हम अल्फा कहते हैं। फॉर ऑल बॉडीज इज द सेम। क्या कर रहा है? द इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ऑल बॉडी इज same and is equal to the emissive power of the perfectly black body. The example is taken as the black body, and we all know that the black body is a good emitter as well as good absorber. गुड emitter भी है और गुड एब्जॉर्बर भी है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ, सारे लॉज हैं। किरचॉफ्स लॉ इज द लॉ विच आर रिलेटेड विद द रेडिएशन। विन्स लॉ ऑल्सो ए स्टैंडर्ड लॉ, ऑल द लॉ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। विन्स लॉ ऑल्सो बेसिक लॉ, स्टीफन लॉ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रेडिएशन एंड प्लैंक्स लॉ। जितने भी लॉज हैं, लॉज ऑफ रेडिएशन, जैसे आप देख रहे हैं, ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम और आर expanded from Planck's law of radiation। सभी लॉज जो हैं प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन से एक्सटेंड किए गए हैं, बढ़ाए गए हैं। विन्स लॉ आपने देखा, इनका कहना क्या था? लेम्डा मैक्सिमम इनटू टाउ इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इट मीन्स लेम्डा मैक्सिमम is inversely proportional to the absolute temperature. When the wavelength is more, हम जानते भी हैं जनरल वे, the wavelength is more, the temperature is minimum, and the relation is given by Wien's law. Planck's law of radiations, it is also given the concept of radiation have
mathematical relations. With the help of that you can analyze. जैसे gray body, Stephen Boltzmann's law, it states that the heat transfer is directly proportional to the A and also proportional to the fourth power of the temperature. So it is QA del T4. Now the proportionality is removed. The constant sigma A del T4 sigma is a Stephen Boltzmann constant. This is the relation given by the Stephen law in the case of radiation. Kirchhoff's law states that for the black body, when the thermal equilibrium will be there for the perfectly black body, the absorptive power and emissive power is must be equal. यानी एब्सॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है. तो आप बोल सकते हैं इमिसिव पावर एंड एब्सॉर्प्टिव पावर फॉर द ऑल बॉडी इन द सेम एंड एंड इक्वल टू द इमिसिव पावर परफेक्टली ब्लैक बॉडी. दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय किरचॉफ्स लॉ. मैंने ये पहले जिक्र किया कि अल्फा इक्वल टू गुड एब्जॉर्बर. गुड एब्जॉर्बर मतलब अल्फा का वैल्यू होता है, गुड इमिटर मतलब इमिसिविटी. ये बोथ आर इक्वल in the case of thermal equilibrium. In the case of the black body, the statement is given by the Kirchhoff's law. तो इस पे और 2-3 सेशन हम करेंगे, फिर ये चैप्टर्स आपका खत्म होगा. आई होप ये आपको काफ़ी वीडियो पसंद आएगा और आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि बड़ी इफेक्टिव सेशंस है और यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से मैक्सिमम सवाल पूछा जाता है. इसीलिए हम 6-6, 7-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन, ताकि कॉन्सेप्ट के साथ आप नॉमरिकल की प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे से करते रहें और एक बेहतर आपको रिजल्ट मिले. आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आप सारे वीडियो को लाइक कीजिए. अगर नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे बने रहें. फिर आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए, अपने साथ ईमानदार रहिए, दूसरों के साथ भी, और ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते रहना चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पार्ट 6 के साथ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर.